हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो कक्षा 12वीं का हम नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसमें हमको त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में पढ़ना है। बच्चों, आपको याद होगा कि हमने इसके पहले जो चैप्टर फिनिश किया है उसका नाम था सदिश। तो ये जानिए कि इसमें सदिश का बहुत इस्तेमाल होना है। सदिश से ही ये चैप्टर जो है, सदिश की मदद इसमें पूरी इस चैप्टर में लगेगी। ठीक है, तो देखिए त्रिविमीय ज्यामिति में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों, त्रिविमीय ज्यामिति के इंट्रोडक्शन में आपको जो है आपको पता होना चाहिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस, यानी कि त्रिविमीय ज्यामितीय तंत्र आपको पता होना चाहिए। तो आपको पहले भी बताया था मैंने कि ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है और ये बाहर की ओर जेड अक्ष हुआ करता है। ठीक ना। अगर कोई बात आपके पास ये बिंदु O होता है, O के जो निर्देशांक होते हैं 0 0 0 और मूल बिंदु को मानक बिंदु माना जाता है। मूल बिंदु का स्थिति सदिश O सदिश कहलाता है, 0 वेक्टर कहलाता है, जिसको आप 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप लिख सकते हैं। और इसे आप कहते हैं शून्य सदिश। क्या कहते हैं बच्चों? शून्य सदिश कहते हैं। ठीक ना। शून्य सदिश का परिमाण जो होता है शून्य होता है और इसकी जो दिशा होती है वो अनिर्धार्य होती है। क्या होती है इसकी दिशा? अनिर्धार्य, मतलब इसकी दिशा का कोई अता पता नहीं होता, तो दिशा इसकी अनिर्धार्य है। एक बात देखिए, यहाँ तक आने के बाद में फिर दूसरी बात क्या है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, जो यहाँ पर एक चर बिंदु होता है, तो P उसे हम क्या लेते हैं? x y z। चर बिंदु P है, मतलब ये चल के कहीं भी आ सकता है। तो बेटा O से लेकर के O के सापेक्ष में P का जो स्थिति सदिश बनता, थोड़ा दूर बन गया, कोई बात नहीं। तो OP का स्थिति सदिश बेटा R नाम से दिया जाता है। किस नाम से दिया जाता है? R। तो बताया था आपको मैंने सदिश में OP वेक्टर जिसे आप R वेक्टर के नाम से देंगे वो क्या बनेगा बच्चों? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस Z K कैप। तो OP सदिश यानी कि बिंदु R का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश जिसे R वेक्टर के नाम से देंगे वो क्या होगा? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस Z K कैप। यदि OP का आपको लंबाई निकालना हो, अर्थात इसे कहते हैं R का मॉड। ओके, R का मॉड, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये OP की लंबाई कहला जाएगी, OP का परिमाण कहला जाएगा। इसी को आप क्या कहते हैं? परिमाण। ठीक है, तो ये परिमाण की बात यहाँ पे पूरी हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रेखा का समीकरण। त्रिविमीय में रेखा का समीकरण, तो इसको हम पहला टॉपिक बनाते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे, और इस पहले टॉपिक का नाम है त्रिविम में रेखा का समीकरण। क्या नाम है? त्रिविम यानी कि आकाश में रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण देखिए, जो हमारे पास में एक रेखा है, किसी भी रेखा को बताने के लिए क्या जरूरी होती है? देखिए, दो जानकारी जरूरी होती है। किसी भी रेखा को निर्धारित करने के लिए दो जानकारी जरूरी होती हैं। किसी भी रेखा को स्पेस में बताने के लिए या कहीं भी बताने के लिए दो जानकारी की जरूरत होती है। तो नंबर 1 मैं यहाँ पर आपके सामने पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एक रेखा है जो किसी बिंदु A से जा रही है। ओके, बिंदु A है x1 y1 z1, x1 y1 z1, और ये किसी अन्य सदिश, एक अन्य सदिश B के समानांतर है। B के क्या है? समानांतर। तो आपको रेखा का समीकरण बताना। तो यहाँ पे दो जानकारी दी गई है। नंबर 1 बिंदु दिया गया है ना, जिससे जा रही है। बिंदु A क्या है? x1 y1 z1। और क्या दिया गया है कि ये एक अन्य रेखा B के क्या है? समानांतर है। अन्य रेखा B के क्या है? ये समानांतर। तो आपको रेखा का समीकरण बताना है। तो देखिए, सबसे पहले बिंदु A का स्थिति सदिश जो होगा, मूल बिंदु कहीं पर होगा, उसके सापेक्ष क्या कहलाएगा बेटा? सदिश A। क्या कहलाएगा? तो रेखा का समीकरण याद कर लें बच्चों सभी। तो सभी लोग सदिश रूप याद कर लें, है ना। मतलब कि किसी बिंदु से जाने वाली, बिंदु A से, सदिश A से जाने वाली तथा सदिश B के समानांतर रेखा का समीकरण, सदिश समीकरण। कौन सा समीकरण? हाँ, तो ये जो है सदिश रूप का समीकरण है। तो सदिश रूप का समीकरण क्या बनेगा? याद करें अच्छे से। सदिश R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। A मतलब जिस बिंदु से जा रही है उसका स्थिति सदिश, और B सदिश क्या है? जिस सदिश के ये समानांतर है, मतलब जो इस रेखा की दिशा वो इस सदिश की दिशा।
ठीक है ना। तो वेक्टर आर, सदिश आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये इसका हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, मगर आपके काम का नहीं है तो मैं नहीं करा रहा हूँ। तो सदिश आर बराबर सदिश ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इस रेखा का सदिश रूप, ठीक है ना, इस रेखा का सदिश समीकरण। अब सदिश के बाद एक और समीकरण बनता है बेटा हर चीज का, जो कहलाता है कार्तीय समीकरण। क्या कहलाता है, कार्तीय समीकरण, ठीक ना। जैसे आपने सरल रेखा का समीकरण पढ़ा था पिछले बार आपने 11th क्लास में, दो बिंदु से जाने वाली सरल रेखा y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन था ऐसा समीकरण। तो ये समीकरण जो होता है ये कार्तीय समीकरण कहलाता है, इसमें सदिश यहाँ पे नहीं है, तो ये समीकरण क्या कहलाता है, कार्तीय समीकरण। तो इसका हमको कार्तीय समीकरण बनाना है, तो वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए आप देखिए क्या है वेक्टर आर, तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो मैंने बताया था वेक्टर आर किसका सदिश होता है, कोई भी मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, अज्ञात बिंदु पी है, उसका सदिश होता है वेक्टर आर। और बिंदु पी मैंने बताया थे किस रूप में लिए जाते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो आर का सदिश क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर ए सदिश रख दीजिए यहाँ पे, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, बी यानी कि एक समानांतर सदिश। तो जितने भी सदिश होते हैं, कोई भी आपके पास सदिश बी गया हुआ है तो वो किस रूप में दिखाई देगा आपको, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो एक ये दिशात्मक सदिश होगा अपने पास में जो समानांतर जा रहा है अपनी अज्ञात रेखा के, तो इसका नाम लिख लें ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। चलिए इसको हल कर दीजिए, तो ये वाली पार्टी यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप इक्वल टू लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप, ठीक है ना। अब देखिए तुलना कर दीजिए, तो यहाँ पर गुणांक x माइनस एक्स वन है और यहाँ पर गुणांक कितना है, लैम्डा ए। तो x माइनस एक्स वन बराबर लैम्डा ए, y माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा बी हो जाएगा एंड z माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा सी हो जाएगा। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू लैम्डा बनेगा, y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू लैम्डा बनेगा एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा बनेगा। यदि मैं तीनों को साथ में लेकर के लिखूं तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये इक्वल टू लैम्डा है ना। तो ये समीकरण आपका कहलाएगा, ये कार्तीय समीकरण है। कौन सा समीकरण है, कार्तीय। तो ये है रेखा का कार्तीय समीकरण, इंग्लिश में इसे कार्टीशियन फॉर्म बोलते हैं, रेखा का कार्तीय रूप है ना। तो ये कार्तीय रूप है। अच्छा, लैम्डा की जरूरत वैसे हमको नहीं पड़नी है, लैम्डा की जरूरत तब जब बिंदु ज्ञात करना हो तब आपको लैम्डा लेना पड़ेगा। जब रेखा पर कोई बिंदु ज्ञात करना हो तब आपको क्या लेना पड़ेगा, लैम्डा। अदरवाइज आप इतने से भी काम चला सकते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, सी ए बी सी, ठीक है ना। तो ए बी सी क्या है, ए बी सी मैंने बताया था कोई सदिश होता है समानांतर सदिश, सदिश बी जिसके ए वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ए बी सी क्या कहलाते हैं बेटा, उस सदिश के दिक् अनुपात क्या कहलाते हैं। हाँ, तो ए बी सी यहाँ पे क्या है, दिक् अनुपात है, ठीक है ना। रेखा के कह लो या समांतर सदिश के कह लो दिक् अनुपात। तो ए बी सी क्या है यहाँ पे, दिक् अनुपात। एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, बिंदु हैं जिससे रेखा जा रही है, जिससे रेखा जा रही है। सदिश समीकरण एक बार फिर से याद कर लीजिए, सदिश आर बराबर सदिश ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये है आपका सदिश समीकरण, ठीक है ना। और ये आपका कौन सा है, कार्तीय समीकरण, ठीक है। तो दोनों समीकरण आपके हो चुके हैं, ये कहलाएगा रेखा का समीकरण, ठीक ना। एक बिंदु रूप जिसमें रेखा एक बिंदु से जा रही है, किससे जा रही है, एक बिंदु से। अब दूसरा है हमारे पास में रेखा का समीकरण जो दो बिंदु से होकर के जा रही है। तो मतलब पहले हमारे पास एक बिंदु था, अब हम दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बनाएंगे। तो टॉपिक हमारा आएगा दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन बस आने वाला है। पहले यहाँ पे एक बिंदु था, अब यहाँ पे दो बिंदु हो गए हैं। तो ये आपके पास में रेखा है। देखिए पहले इस रेखा में एक बिंदु यही था a x1 y1 z1, और इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या मान लेते हैं, वेक्टर a। अब ये एक और रेखा एक बिंदु से होके जा रही है, दूसरा बिंदु है b जिसका नाम है x2 y2 z2, बिंदु b के निर्देशांक है, और इसका स्थिति सदिश कितना होगा, वेक्टर b। ठीक है ना। तो हमारे पास, आपको याद होगा, हमने जो समीकरण अभी बनाया था एक बिंदु का, वो क्या था, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। लैम्डा वेक्टर b क्या था, वहाँ पे दिशात्मक सदिश था। क्या था, दिशात्मक सदिश। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इस रेखा की जो दिशा होगी, क्या वो ये होगी कि नहीं होगी। जब दो बिंदु बैठे हुए हैं तो दिशा तो खुद ही रेखा में ही दी जा सकती है ना। तो और ये जो सदिश बनेगा ब्लैक कलर का, काले कलर का, ये क्या होगा, सदिश b माइनस सदिश a, क्योंकि बाद वाला होता अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो पहले तो समीकरण ये था, मगर अब समीकरण बनेगा नाउ यानी कि अब समीकरण बनेगा वेक्टर r बराबर एक जिस बिंदु से जा रही है a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a, लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए, क्योंकि इस बार दिशा का बोध कराने की जिम्मेदारी किसने ली है, b माइनस ए ने। पिछले बार दिशा के बोध कराने की जिम्मेदारी किसने ली थी, b ने, वेक्टर b ने। बट इस बार दिशा के बोध कराने की जिम्मेदारी किसने ली है, b माइनस ए ने। तो ये आपका बन जाएगा समीकरण सदिश रूप में, है ना। तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a लैम्डा b माइनस ए। क्लियर। अब इसका हम पढ़ते हैं कार्तीय रूप। कौन सा रूप पढ़ेंगे, कार्तीय रूप। तो देखिए इसका कार्तीय रूप कैसे निकालेंगे, कार्तीय रूप। तो सदिश r का मान आपको पता है, सदिश r बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू रख दें, क्या है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 आई कैप, क्योंकि b माइनस ए है ना। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में रहता है बेटा के कैप, आई कैप जे कैप के कैप किस में रहता है, मल्टीप्लाई में। ठीक है ना। अब देखिए इसको इधर ले आइए x1 y1 z1 वाले को, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। ये तो आ गया इधर। इधर पे क्या बनेगा बेटा, x2 माइनस x1 आई कैप, वो भी लैम्डा के साथ में है, प्लस y2 लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1 के कैप। अब आप देखिए तुलना कर दीजिए, यहाँ पे x माइनस x1 है, यहाँ पे क्या है, लैम्डा x2 माइनस x1। तो x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा ये, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा। इसी तरीके से y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा। इसी तरीके से z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू कितना, तीनों को मर्ज कर दीजिए, क्या बन जाएगा अपने पास में, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। ये बन गया आपका दो बिंदु रूप का कार्तीय समीकरण, दो बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। इंटरेस्टिंग बात है बच्चों की, अगर आपके पास में दो बिंदु हैं जिनका निर्देशांक x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है, मैंने सदिश में आपको पढ़ाया है, तो अगर दो बिंदु दिए गए हैं तो बेटा यहाँ पर इसके जो दिक् अनुपात बनते हैं a b c, तो a होता है x2 माइनस x1, b होता है y2 माइनस y1 और c होता है z2 माइनस z1। तो कुछ नहीं, ये दोनों अभी भी क्या है, a b c ही बैठे हुए हैं। क्या बैठे हैं, a b c। अब अभी जब आपने रेखा के एक बिंदु से होके जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ा था, तो क्या बना था, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। मतलब यही a की जगह आपने क्या पुट कर दिया, अब x2 माइनस x1, b के स्थान पे y2 माइनस y1 और c के स्थान पे z2 माइनस z1। ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया हमारे सरल रेखा का एक बिंदु रूप और दो बिंदु रूप। अब करते हैं इन पर एक सवाल, चलिए देखते हैं। और सबसे पहले देखिए, एक बिंदु A से जाने वाली तथा B के समानांतर रेखा का समीकरण, वेक्टर A बराबर R बराबर वेक्टर A प्लस n वेक्टर B। अब n ले लो, m ले लो, लैम्डा ले लो, जो लेना हो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना।
कुछ भी कॉन्स है तो कांस्टेंट ना, m ले लें, n ले लें, लैम्डा ले लें, मतलब यहाँ पे आप हो सकता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस मैंने क्या बनाया था लैम्डा वेक्टर भी, तो इन्होंने n ले लिया है। चलिए दो बिंदु से होकर अभी पढ़ा दिया मैंने, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस a, तो r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस a। क्लियर है? चलिए अब देखिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं आपको जो सदिश में पढ़ाई गई वो यहाँ भी यूज़ होनी है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई अगर रेखा आपके पास में दी गई है ना, कोई आपके पास में कंप्लीट सदिश दिया गया है, तो इसके जो लंबाई के भाग होते हैं, जैसे ये अपने पास कंप्लीट सदिश है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ए बी सी यहाँ पर कहलाते हैं दिक् अनुपात। क्या कहलाते हैं? दिक् अनुपात। तो मैंने आपको दिक् अनुपात बताया था कि ए बी सी जो होते हैं ये दिक् अनुपात होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं। नहीं, एक्स वाई जेड तो बिंदु है बेटा, एक्स वाई जेड जो होंगे वो इस पर बैठा हुआ कोई भी सामान्य बिंदु है, पी एक्स वाई जेड जो कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। दिक् अनुपात एल एम एन बताई थी मैंने दिक् कोज्याएं, क्या बताई थी? दिक् कोज्याएं बताई थी, एल एम एन बताई थी दिक् कोज्याएं। और मैंने आपको बताया था कि जो एल होता है वो कॉस अल्फा होता है, एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कॉस गामा। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं कि दिक् कोज्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना। दिक् कोज्याएं देखिए ये आपके पास में एक त्रिविमीय डायमेंशनल सिस्टम है, 3D डायमेंशनल सिस्टम है, यह त्रिविमीय निर्देशांक तंत्र है, और यहाँ पर आपके पास में कोई रेखा गई हुई है। ओके, रेखा का नाम है ओपी। क्या नाम है? ओपी। ओपी रेखा का नाम है। अब ये रेखा एक्स अक्ष के साथ मान लो अल्फा कोण बनाती है, और वाई अक्ष के साथ कितना? बीटा, और जेड अक्ष के साथ कितना बना रही है? गामा। ठीक है ना। तो ये रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा। बेटा ये जो कोण बन रहे हैं इनको अल्फा बीटा गामा को हम बोलते हैं दिक् कोण। क्या बोलते हैं? दिक् यानी दिशा, तो दिशा के साथ बनाए गए कोण, तो ये कहलाते हैं अपने पास में दिक् कोण। और इन कोणों का जो कॉस होता है, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीनों कहलाते हैं दिक् कोज्या। क्या कहलाती हैं? दिक् कोज्याएं। समझ में आ गया? तो ये दिक् कोण है और ये है दिक् कोज्या। दिक् कोज्या को बेटा हम लोग शो करते हैं किससे? एल से, यहाँ पे एम से और यहाँ पे एन से। ठीक है ना, एल एम एन। अब इंटरेस्टिंग बात आपको याद होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि दिक् कोज्या का सूत्र क्या होता है? एल बराबर ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एल का सूत्र होता है। ये एम का सूत्र होता है बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दो तीनों का वर्क कर दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा, एम की जगह कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये दिक् कोज्या से रिलेटेड कंसेप्ट यहाँ पे पूरा हुआ। आइए अब सवाल करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, यदि एक रेखा एक्स अक्षों के साथ 90, वाई अक्ष के साथ 135 और जेड के साथ 45 कराती तो इसकी दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुत सिंपल पता है बच्चों, यहाँ पर 3 कोण दिए हैं, ये अल्फा दिया है, ये बीटा है और ये गामा। तो आपको पता है एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। तो तीनों को कॉस निकाल लीजिए, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल करिए।